AF7 हिंदी अध्याय 61 पुरस्कार 1। मोंटेज के शब्द निकलते ही वह लंबा जादुई काउंटर प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाएं दाएं अंतहीन रूप से फैला हुआ हो। लियोनेल का पहला विचार सबसे अच्छा जोन विश्लेषण उपकरण खरीदने का था। जानकारी की कमी की कीमत बहुत ज्यादा थी। बस एक छोटी सी गलती से विफलता हो सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... अंकल मोंटेज, क्या वहां भागने के खजाने हैं? लियोनेल को अचानक कुछ याद आया। उसने जो देखा था उससे ऐसा लग रहा था कि 100% सटीकता वाला उपकरण ढूंढना नामुमकिन है। साथ ही उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गलती होने पर मौत ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये शब्द सुनकर मोंटेज मुस्कुराया। बिल्कुल, हालांकि ये सभी एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। इसके अलावा ये एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के लिए काम करती हैं। इसलिए जब तक आपकी पूरी टीम के पास एक नहीं होगा, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और आपकी दुनिया आपका पीछा करेगी। ये कहते हुए मोंटेज की निगाहें ठंडी चमक से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसे लोगों के लिए नया नहीं था। इसके अलावा भागने वाले खजाने भी अपनी ताकत से सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए टियर 7 ब्लैक भागने वाला खजाना केवल टियर 8 से नीचे के जोन से ही बच सकता है। थोड़ी देर बाद लियोनेल फिर से हिचकिचाया। freewebnovel.com। उसे अपने पिता के अतीत का सच तो नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर पता था कि अब तक उसने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा वह जानता था। लियोनेल को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। चूंकि वह भी जानते थे कि जोन एनालिसिस डिवाइस कितने जरूरी है, इसलिए उनके पिता उन्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, है ना? उस बूढ़े ने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए तहखाने में कुछ छोड़ा है। अगर वह जोन एनालिसिस डिवाइस नहीं है तो अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे अपना पिता नहीं मानूंगा। लियोनेल ने मन ही मन बड़बड़ाया। वह अभी भी अपने पिता के अचानक चले जाने से कुछ असंतुष्ट था। लियोनेल ने आह भरी, आपका क्या सुझाव है अंकल मोंटेज? वह ये सवाल फिर से पूछ ही सकता था। हालांकि उसे कुछ हद तक पता था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसे ये तय नहीं था कि खजाने का कौन सा स्तर उसे आवंटित करना चाहिए। आखिरकार उसके पास बुनियादी ज्ञान की बहुत कमी थी। अगर उसकी क्षमता न होती तो शायद उसे इतनी अच्छी शक्ति साधना पद्धति नसीब नहीं होती। मोंटेज ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, मानो किसी बुजुर्ग की तरह दिखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दाढ़ी के मामले में उसकी दाढ़ी कमजोर थी। आपने अपने वंश के किस कारक को जागृत किया? कौन सा? लियोनेल ने शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। मोंटेज खांसते हुए बोला, मेरा मतलब है कि तुम्हारा वंशफल क्या है? ये सवाल सुनकर लियोनेल को अचानक याद आया कि वह और आयना दोनों ही उसके वंश तत्व को ठीक से समझ नहीं पाए थे। शायद यही एक अच्छा मौका था। मैं तुमसे इसी बारे में एक सवाल पूछना चाहता था। मेरा वंश कारक थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ तभी सक्रिय होता है जब मैं भाला चलाता हूँ। इसका असर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ताकत है। लियोनेल की आवाज धीमी पड़ गई। खैर, बात यह नहीं थी कि उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी, बल्कि मोंटेज की जोरदार हंसी ने उसके शब्दों को पूरी तरह दबा दिया था। लियोनेल ने चाहे जितना भी सोचा हो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कहा था उसमें इतना मजेदार क्या था। वह कमीना शायद अभी अपनी कब्र में करवटें बदल रहा होगा। हा। रुको, वह अभी मरा नहीं है। हा। जब उसे पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से अपने बाल नोच लेगा। हा। अंकल मोंटेज। मोंटेज को आखिरकार एहसास हो गया था कि लियोनेल उसके साथ है, लेकिन फिर भी उसे अपनी हंसी रोकने और अपने चेहरे से आंसू पोंछने में कई पल लगे। दरअसल एक पल ऐसा भी आया जब उसने अपने चेहरे पर जमी गंदगी की परवाह किए बिना लियोनेल की कलाई पकड़ ली और फिर से जोर से हंसने लगा। क्या कुछ गड़बड़ है? लियोनेल ने चिंतित होकर पूछा। आमतौर पर वंश कारक गति या शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना? मेरा हथियार से संबंधित क्यों है? मोंटेज ने हाथ हिलाया। ये निम्न स्तर के वंश कारक हैं। छोड़ो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मुझे एक अच्छा भाला चुनना चाहिए? लियोनेल ने पूछा। नहीं, मोंटेज मुस्कुराया, पर अपनी बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया। भाला आखिरी चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। जल्द ही तुम्हारे पास इतना ज्यादा होगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि उसका क्या करूं। अभी के लिए बस अपनी पीठ पर जो है उससे रखो। लियोनेल का चेहरा और भी अजीब हो गया, लेकिन उसने सवाल पूछना छोड़ दिया था। मोंटेज साफ तौर पर उसे परेशान करना चाहता था, चाहे हथेली से या जिज्ञासा से। इसके बजाय यहाँ कुछ बेहतर है। मोंटेज ने ताली बजाई और काउंटर एक बार फिर तेजी से सिकुड़ गया।
बची हुई चीजों ने लियोनेल को और भी उलझन में डाल दिया। कुल 5 वस्तुएं थीं, जो सभी टियर 7 ब्लैक ग्रेड के अंतर्गत आती थीं। पहले 2 कच्चे अयस्क के ढेर जैसे दिखते थे। उनका रंग चांदी जैसा धूसर था, लेकिन कभी कभी जब उन पर सही रोशनी पड़ती तो वे कोयले के ढेर जैसे दिखते थे। तीसरी चीज थी काले रंग के दस्ताने। पहली नजर में तो वे सादे लग रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि उन पर नसों के जटिल पैटर्न बने हुए थे। हालांकि वे भी काले थे, हालांकि थोड़े गहरे रंग के, इसलिए मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। चौथी चीज एक कलम थी। ये चांदी जैसी मुलायम और लचीली नोक वाली एक बेहद खूबसूरत कलम थी। इसकी पीठ पर लगा पंख बिल्कुल सफेद था और उसके चारों ओर हवा के हल्के हल्के झोंके महसूस हो रहे थे। लियोनेल को नहीं पता था कि यह पंख किस जानवर का था, लेकिन उसे यकीन था कि इसमें हवा से जुड़ी एक खासियत है। हालांकि इन सभी अजीब बेमिल चीजों के बीच आखिरी चीज तो और भी अजीब थी। वो थी तरल धातु का एक गोला। पहले तो लियोनेल को लगा कि यह बस एक चांदी जैसी धातु की गेंद है, लेकिन फिर यह एक गू का गड्ढा बन गया, और फिर उसके बाद यह एक छोटी पर्वत श्रृंखला बन गई। वो एक चंचल बच्चे की तरह अपने रूपों के बीच टिमटिमाता रहा, तरह तरह के असाधारण दृश्य रचता रहा। हालांकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता रहा। वह कभी भी अपने से परे नहीं गया और एक छोटे से स्थान में सीमित रहा। वह वस्तु अपने आप में इतनी अजीब थी कि जब तक वह एक साधारण चांदी के घन में नहीं बदल गई, लियोनेल को एहसास ही नहीं हुआ कि वह असल में एक कांच के घन में बंद थी। अब वह बस अपने कंटेनर के आकार में फैल रही थी, मानो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। जब वह असफल हो गया तो वह वापस एक गड्ढे में गिर गया और उसकी सतह से बुलबुले फूटने लगे, मानो वह सिसक रहा हो। उसकी मानवीय हरकतें और लगभग इंसानी भावनाएं देखकर लियोनेल का दिल हल्का सा दुख गया। उसे उस छोटे से बच्चे के लिए बुरा लगा। ये सब क्या है? लियोनेल ने आखिरकार चांदी के उस टुकड़े से अपनी नजरें हटाते हुए कहा। ये अयस्क हैं, ये दस्ताने हैं, यह एक क्विल है, और ये तरल धातु है। मोंटेज की आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर लियोनेल को पहली बार उस आदमी पर वार करने की अचानक इच्छा हुई। उसकी आंखें थीं, वह इन चीजों को साफ देख सकता था। वह जानना चाहता था कि उनका उद्देश्य क्या है और मोंटेज उसे अपने इनाम उन पर इस्तेमाल करने के लिए क्यों कह रहा है। लियोनेल को जो दिख रहा था उससे पता चलता था कि ये चीजें उसके लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं थीं। मोंटेज ने लियोनेल की घूरती नजरों को देखा ही नहीं। हालांकि जब लियोनेल ने सचमुच सिर हिलाया और पांचों चीजें अपनी तरफ खींचकर यह इशारा किया कि उसने स्वीकार कर लिया है, तो उसने हैरानी से देखा। मोंटेज का मुंह कुछ कहने के लिए खुला, लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। अब उसे लियोनेल से भी ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। अगर वह इस तरह पेश आता रहा तो वह इस बच्चे का मजाक कैसे उड़ा सकता था। वो अच्छा लड़का है, पर लगता है वो भी गुस्सैल है ना? लगभग उतना ही परेशान करने वाला जितना। लियोनेल ने मोंटेज से सवाल पूछना छोड़ दिया। वह जानता था कि शायद कोई वाजिब वजह होगी कि वह उसे और कुछ नहीं बता पा रहा था। बेहतर होगा कि वह इन इनामों से मिलने वाले फायदों पर ध्यान दे, बजाय किसी और चीज के। उसके पास अभी भी टिया 8 और 9 का एक काला खजाना था, और एक क्वासी टिया एक ब्रॉन्ज इनाम भी। मेरे पास लंबी दूरी के हमलों में मदद के लिए पहले से ही कॉल ऑफ द विंड मौजूद था। हालांकि मैंने इसे अपनी भाला विद्या में मदद के लिए संशोधित किया है, फिर भी शायद असली भाला तकनीक का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। अभी मैं अपनी सहज प्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हूं, लेकिन मुझे इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कोई सही अंदाजा नहीं है। लियोनेल ने सोचा कि कैसे उसने इंसानों के एक समूह से यह भाला यूं ही उठा लिया था, और वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये कहा जा सकता है कि वह अपने इस वंश तत्व से अचानक रूबरू हुआ था। हालांकि सच्चाई ये थी कि लियोनेल अपनी क्षमताओं में कहीं ज्यादा रुचि रखता था। ड्रीम वर्ल्ड की क्षमता अकल्पनीय थी। अगर इसे तार्किक रूप से चरम पर पहुंचाया जाए तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वह जोन्स का अनुकरण कर सके और इसके लिए उसे किसी उपकरण की भी जरूरत न पड़े। बेशक अब भी वह उससे बहुत दूर था। वर्तमान स्थिति के अनुसार तीसरे और चौथे आयामों के बीच के मामलों में उसकी सटीकता मुश्किल से 70% से ऊपर थी। अगर वह ब्लैक जोन्स का अनुकरण करने की कोशिश करता, जो चौथे आयाम के तीसरे आयाम को प्रभावित करने के उदाहरण थे, तो उसकी सटीकता 50% भी नहीं होती। एक और बात भी थी। ड्रीम वर्ल्ड का इस्तेमाल करना फोर्स नोड बनाने जैसे केंद्रित काम के लिए भी उसकी आत्मा को बहुत थका रहा था। वह कई महीनों की घटनाओं का अनुकरण करने की कोशिश में होने वाले इस थकावट की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि ज़ोन विश्लेषण उपकरण महीनों की घटनाओं का अनुकरण कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक आसान तरीका है, बस मुझे नहीं पता कि वह क्या है। लियोनेल ने सिर हिलाया। वह उन बातों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद कर रहा था जो उससे बहुत दूर थीं। उसे अभी भी याद रखना था कि समय की एक सीमा होती है। आप क्या सोचते हैं, अंकल मोंटेस? मुझे भाला तकनीक की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इस पर अपना क्वासिटिया कांस्य पुरस्कार इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। मोंटेज ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें भाला चलाने की तकनीक चुनने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा। तुम्हें तो इसकी बुनियादी बातें भी नहीं पता। इसके अलावा, अगर तुम तैयार होने से पहले और जानकारी जोड़ोगे तो ये तुम्हारे वंश तत्व को परिपक्व होने से पहले ही भांप लेने की तुम्हारी क्षमता को प्रभावित करेगा। लियोनेल कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने फिर से गलती कर दी? वह तकनीकी रूप से ऐसी तकनीक पहले ही सीख चुका था। क्या उसे इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? तो क्या पुरस्कारों में कोई ऐसी विधि है जो मुझे मेरे वंश कारक के बारे में जानने में मदद कर सकती है? या शायद इसे मजबूत कर सकती है, जैसे आयामी शुद्धि मेरी क्षमता को मजबूत कर सकती है? मोंटेज ने फिर सिर हिलाया। वंश संबंधी कारक विशिष्ट परिवारों के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें सीखने और मजबूत करने के तरीके उन्हीं परिवारों के पास सुरक्षित रहते हैं। अगर आपका वंश संबंधी कारक भविष्य के अतीत पर प्रभाव का नतीजा है, तो आप अकेले ही मुश्किल से निपट सकते हैं। लियोनेल अवाक रह गया, और यहाँ उसने सोचा कि भविष्य का अतीत पर प्रभाव पड़ना एक बड़ी बात है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिनके पास मजबूत समर्थन है, वे अभी भी फायदे में हैं। गहरी सांस लेते हुए वह शांत हो गया। मैं आपके पास मौजूद सभी फुल बॉडी सूट देखना चाहूंगा जो मेरे द्वारा खोजे जा रहे रिवॉर्ड लेवल के हैं। उनमें सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन होना चाहिए। मैं आपके पास मौजूद हर वो चीज भी देखना चाहता हूं जिससे फोर्स आर्ट्स बनाया जा सके। और आखिर में, मैं वो हर चीज देखना चाहता हूं जो मेरी मूवमेंट स्पीड में मदद कर सके। लियोनेल को अच्छी तरह पता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब भी उसकी गति ही थी। वह तेजी से आगे बढ़ने में कामयाब रही थी, लेकिन ये सिर्फ उसके 1 स्टार क्लींस्ड बॉडी के प्रभाव से ही संभव हो पाया था। उसे यकीन नहीं था कि यह प्रभाव आगे भी जारी रहेगा या नहीं। इसके अलावा, खतरनाक परिस्थितियों से बचने के लिए तुरुप के पत्ते होना भी उतना बुरा नहीं लग रहा था। मोंटेज के हाथों की ताली के साथ काउंटर एक बार फिर खुल गया। लियोनेल की नज़र तरह तरह के बॉडीसूट या अलग अलग आकार प्रकार के कपड़ों से भर गई, साथ ही तरह तरह के जूते, ताबीज और यहां तक कि अस्थायी टैटू भी। जहां तक उन खजानों की बात है जो फोर्स आर्ट्स लिख सकते हैं। मोंटेज रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जो कलम मैंने तुम्हें दी है वह काफी है। लियोनेल की भौहें उठ गईं, लेकिन उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। तो फिर इसके बजाय मुझे एक ऐसा खजाना चाहिए जो चीजों को ले जाने में ज्यादा सुविधाजनक बना दे। आयना ने मुझे ये बेल्ट दी है जिससे चीजें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन मुझे उस पर इस तरह निर्भर रहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हो आयना है। मोंटेज ने लियोनेल को भद्दी मुस्कान दी। लियोनेल ने मोंटेज की उपेक्षा की, जिसने शीघ्र ही एक बार फिर ताली बजाई, जिससे लंबी प्रदर्शन मेज एक बार फिर बढ़ गई। अंत में लियोनेल ने अपनी 3 वस्तुएं चुनी। अपने टियर 8 ब्लैक इनाम से उसने एक सादा काला ब्रेसलेट चुना। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें लगभग 2 घन मीटर की एक छोटी सी जगह थी। अगर वह अपना भाला उसमें तिरछा रख दे तो उसे अंदर डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि लियोनेल ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। अपने टियर 9 ब्लैक पुरस्कार से उन्होंने जूतों की एक और जोड़ी चुनी जो स्वयं को स्नीकर्स के रूप में छिपा सकती थी। तभी लियोनेल को एक बुरी खबर मिली। कांस्य स्तर से नीचे का कोई भी खजाना 1.00 के बाद उसके आंकड़े नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए अब उसे अपनी गति बढ़ाने वाला कुछ नहीं मिल रहा था। हालांकि उसे लगा कि यह इनाम और भी ज्यादा उपयोगी था। ये जूते कूदने के लिए एक मंच तैयार कर सकते थे। लियोनेल को बस उनमें थोड़ा बल प्रवाहित करना था और हवा में उछलने के बाद उन्हें सक्रिय करने का समय निर्धारित करना था। फिर वह दोहरी या तिरछी छलांग भी लगा सकता था। बस एक ही बदकिस्मती थी कि उनके पास 1 मिनट का कूल डाउन था, इसलिए लियोनेल ज्यादा से ज्यादा 2 कदम हवा में चल सकता था। लेकिन फिर भी यह उपयोगी तो था ही। अगर उसके पास जोन के खिलाफ ये जूते होते तो वह उससे इतनी आसानी से भाग नहीं पाती। अंत में अपने क्वासिटिया कांस्य पुरस्कार में से उसने एक चांदी की चेन वाला हार चुना जिस पर कई छोटे छोटे रून उकेरे हुए थे। इसमें एक पारदर्शी हल्के नीले रंग की झिल्ली बनाने की क्षमता थी।
ये झिल्ली उसके कपड़ों के साथ जुड़ सकती थी, जिससे उन्हें फाड़ना मुश्किल हो जाता था, उसकी सुरक्षा बढ़ जाती थी, और इसमें स्वतः सफाई करने की क्षमता भी थी, जो इसे उत्तम बनाती थी। अपने चयन पूरे करने के बाद लियोनेल ने मोंटेज की ओर दयनीय हल्के हरे रंग की आंखें घुमाई और आखिरकार उसे खुद को साफ करने के लिए फिर से तालाब का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि उसके आंकड़े इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। क्या पिताजी की उल्टी की दवा का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ऐसा था। उसने 17 सालों तक एक भी दिन बिना चूके ये पेय पदार्थ गटक लिए थे। अगर उसने पचाए गए पेय की मात्रा का हिसाब लगाया होता, तो उसे उल्टी आने की एक ऐसी इच्छा होती जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता। एक पल के बाद लियोनेल बस इन विचारों को अपने दिमाग के किसी कोने में फेंक सकता था। उसके पिता ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो उल्टी वाली दवाइयां किस काम की थीं। उसे बस इतना पता था कि ये आंकड़ों को बढ़ाने वाला असर तो बस एक अतिरिक्त उत्पाद था, जबकि इसका असली मकसद कहीं छिपा हुआ था। शायद घर पहुंचने के बाद मुझे और भी कुछ पता चलेगा। क्या मुझे पहले आयना को साम्राज्य के सभा स्थल पर ले जाना चाहिए, या उसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए? लियोनेल मूर्ख नहीं था। हालांकि उसे साम्राज्य के भयावह फैसलों के पीछे की कुछ सच्चाइयां पता थीं, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब उनसे आज़ाद होने की कोशिश का मतलब सिर्फ मौत होगी। अगर तकनीक सचमुच विलुप्त हो रही होती, तो शायद उसने अभी ही नाता तोड़ लिया होता। लेकिन कलाई घड़ी ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के पास अभी भी कुछ छिपे हुए तरीके थे। और कौन जाने आयना जैसे और कितने परिवार होंगे और उनमें से कितनों ने वफादारी की कसम खाई होगी। फिलहाल लियोनेल के पास कुछ शिकायतें सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और संभावना भी थी। अंकल मोंटेज ने बताया था कि वे टियर नोब्ले के नाम के बदले में किसी दूसरी दुनिया का टिकट खरीद सकते हैं। अगर हालात और भी बदतर हो गए, तो लियोनेल इस तरीके पर विचार करेगा। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और तरोताजा महसूस करते हुए पूल से बाहर निकल गया। अब जब वह आखिरकार अपनी त्वचा को फिर से देख पा रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा मुलायम और लचीली हो गई है, और यह भी कि वह चाहे कितनी भी ध्यान से देखे, उसे अपने रोमछिद्र दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी अपनी मां के गर्भ से आया हो। यह एक अच्छा एहसास था जिससे वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने कपड़े वापस पहन लिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी स्वेटपैंट के फटे हुए हिस्से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार नई पैंट पहनी हो। लियोनेल को तब एहसास हुआ कि यह उसके चांदी के चेन वाले हार की एक खासियत थी। इससे न सिर्फ उसके कपड़े फटने कम हो जाते थे, बल्कि पहले से फटे कपड़ों को भी ठीक किया जा सकता था। आखिरकार अब उसे भिखारियों की तरह घूमने की जरूरत नहीं थी। अपने पहले जोन से प्राप्त पुरस्कार स्वरूप चुस्त फिटिंग वाली कंप्रेशन शर्ट पहनते हुए लियोनेल मुस्कुराया। हालांकि वह अपने धातु के डार्ट्स के डिब्बे को अपने ब्रेसलेट में रख सकता था, फिर भी उसने उसे आयना की बेल्ट की मदद से अपने पास रखना ही बेहतर समझा। इस तरह से यह ज्यादा सुविधाजनक था। अंकल मोंटेज, मेरे पास कितना समय बचा है? चूंकि यह टियर 7 था, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास लगभग एक दिन बचा है। अच्छा। लियोनेल की नजरें तेज हो गईं। कुछ ऐसा था जो वह सचमुच करना चाहता था, और वह सिर्फ यही हो सकता था। अपनी आंतरिक दृष्टि से एक विचार के साथ, जोन का सुनहरा ध्रुव हथियार लियोनेल के हाथ में प्रकट हो गया। लियोनेल को लगा कि यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे निगेल का धनुष भी लेने का समय नहीं मिला, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। मोंटेज ने पोलार्म पर एक नजर डाली, लेकिन उसने लियोनेल को ये याद नहीं दिलाया कि इसे यहां से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। उसे यकीन था कि लियोनेल को ये बात पहले से ही पता होगी, वरना वह इसे पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। जैसी कि उम्मीद थी, लियोनेल की क्षमता एक बार फिर बढ़ गई थी। अपना पहला नोट बनाने के बाद उसने स्वप्नलोक को समझ लिया। इस क्षमता ने उसे आसानी से अपना दूसरा और तीसरा नोट बनाने में मदद की। कुछ और दिनों के बाद चौथा और पांचवा नोट बनाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल लियोनेल बता सकता था कि उसके मन में बने तारे की वजह से समय सीमा कम हो गई थी। लियोनेल की नई क्षमता को ड्रीम वर्ल्ड से पूरी तरह अलग नहीं माना जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा यह उसका एक विस्तार था। लियोनेल को तो हल्का सा ये भी लग रहा था कि उसकी ज्यादातर नई समझी हुई क्षमताएं ऐसी ही होंगी, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने इस नई क्षमता को ड्रीम स्कल्प्टिंग नाम दिया। ड्रीम स्कल्प्टिंग लियोनेल की प्रचुर आत्मा का उपयोग करके लियोनेल के मन में किसी वस्तु को स्कैन करके उसकी प्रतिकृति बना सकती थी।
ये कहना जरूरी था कि लियोनेल की आत्मा उसकी आंतरिक दृष्टि के सीधे आनुपातिक थी। इसलिए लियोनेल मूलतः किसी वस्तु का मॉडल बना रहा था और अपने मन में उसकी एक प्रतिकृति बना रहा था। जाहिर है इस प्रति का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। ये बस उनकी यादों में एक छवि थी। हालांकि इस स्मृति के कई उपयोग थे। एक तो यह उसकी बाकी यादों से ज्यादा मजबूत थी। इस याद को देखना असली चीज को देखने से अलग नहीं होता। और दूसरी बात, अगर इस याद को उसकी स्वप्नलोक में खींच लिया जाए तो वह अपनी अनुकरण क्षमताओं का इस्तेमाल करके कई चीजों का परीक्षण कर सकता था। हालांकि ये ड्रीम स्कल्प्टिंग की असली खूबसूरती थी। आमतौर पर लियोनेल के सिमुलेशन की सटीकता मुश्किल से 70% से ज्यादा होती है। हालांकि अगर ड्रीम स्कल्प्टिंग के साथ इस शर्त पर कि सभी परीक्षण पूरी तरह से गढ़ी गई वस्तु से संबंधित हों, तो उनके द्वारा चलाए जा सकने वाले सिमुलेशन की सटीकता 99% से भी ज्यादा होगी। इस क्षमता में बस एक ही अड़चन थी और वह थी वस्तु। वस्तु के ग्रेड के आधार पर उसे ड्रीम स्कल्प्ट करना मुश्किल या आसान हो सकता था। और जोन का पोलार्म तो काफी मुश्किल था। लियोनेल को सफल होने में 23 घंटे से ज्यादा लगे और अंत में उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसे तो यहां तक लगा कि उसकी क्षमता बिना किसी ऊर्जा के निष्क्रिय हो गई है। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी काफी समय था कि वह एक बार फिर पूल में उतरकर अपनी ऊर्जा फिर से भर ले। वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बाहर आया। हालांकि उसे नहीं पता था कि पोलार्म का ड्रीम स्कल्प भविष्य में काम आएगा या नहीं, कम से कम अभी के लिए उसके पास एक अवधारणा का प्रमाण तो था। लियोनेल ने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मोंटेज को विदाई दी। वह आईना को दोबारा देखने का मौका पाकर खुश था। एक रोशनी ने लियोनेल को एक पल के लिए अंधा कर दिया और जब वह फिर से देख पाया तो उसका मूड खराब हो गया। वह लगभग भूल ही गया था कि दुनिया कितनी दयनीय स्थिति में है। ढही हुई इमारतें और टूटे हुए फुटपाथ अभी भी उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे। हालांकि जब उसने आईना की आकृति अपने पास ही देखी तो उसका मूड फिर से खुश हो गया। लेकिन जल्द ही वह भी बिगड़ गया। एक पुरुष की आवाज ने लियोनेल के विचारों को काट दिया। उसकी एक बुरी आदत थी कि जब वह आईना को देखता था तो बाकी सबको नजरअंदाज कर देता था, इसलिए उसने ये भी नहीं देखा कि वहां 3 अन्य लोग भी थे। तुम दोनों गिरफ्तार हो। इसे एस ग्रेड जोन घोषित किया गया था। तुम दोनों बिना पंजीकरण और बिना अनुमति के अंदर आए हो। कृपया विरोध मत करो वरना तुम अपने लिए और मुश्किल खड़ी कर लोगे। अपना सारा प्रतिबंधित सामान इस काले कूड़ेदान में डाल दो और अंदर ले जाने दो। तुम्हारा सामान जब्त कर लिया जाएगा और उचित प्राधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। लियोनेल की मुस्कान फीकी पड़ गई तथा उसका चेहरा भावशून्य हो गया, क्योंकि उसकी नज़र तीनों सैन्यकर्मियों के समान रूप से नीरस भावों से मिली। हालांकि लियोनेल भावशून्य था, उसका दिमाग घूम रहा था। क्या उसे मान लेना चाहिए था? वह स्पष्ट रूप से उन चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं था जिन पर उसने अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन उसका वर्तमान स्वरूप असेंशन साम्राज्य जैसे राक्षसी अस्तित्व के सामने कैसे टिक सकता था? लियोनेल एक नेकदिल इंसान था, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी रॉयल ब्लू अकादमी में अक्सर आने वाले रईसों जैसे लोगों द्वारा नियंत्रित दुनिया में रीढ़विहीन लोगों को बेरोक-टोक खा लिया जाता था और थूक दिया जाता था। लियोनेल को मनोरंजन जगत में अपना पेशा अपनाने के बावजूद इतना पसंद और सराहा जाता था, जिससे ये स्पष्ट हो जाता था कि वह ऐसा इंसान नहीं था। इसके अलावा लियोनेल मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि एस ग्रेड जोन पास करने वाले ज्यादा नहीं होते, इसलिए उसके पास अब जो खजाने थे वे वाकई दुर्लभतम चीजों में से दुर्लभ थे। बस उन्हें सौंप दो। क्या ये कोई मजाक था? बेशक ये विचार उसकी अपरिपक्वता की झलक थे। वह जानता था कि बिना किसी उचित समर्थन के ऐसे विचार रखना समझदारी नहीं है। उसे ऐसा न करने का असली कारण ये था कि हो सकता है कि उसके पास ऐसा समर्थन हो। उसे नहीं पता था कि उसके पिता किस मामले में शामिल थे, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि उनके साथ आसानी से निपटा नहीं जा सकता। कम से कम इनाम रोजमर्रा के सरकारी अधिकारियों द्वारा तो नहीं। तुम यहाँ हो। आईना अनजाने में लियोनेल के पास पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे उसने तीनों अधिकारियों की बातें सुनी ही न हो। लियोनेल ने हल्के से मुस्कुराकर अपना ध्यान वापस उन 3 लोगों की ओर मोड़ा। एस्केंशन साम्राज्य के कानूनों के अनुसार मुझे आपकी पहचान के प्रमाण के साथ साथ आपके पद और पद के बारे में भी पूछने का अधिकार है। लियोनेल की क्षमता के कारण पलक झपकते ही त्वरित और तार्किक निर्णय पर पहुंचना संभव हो गया। क्या आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं? लियोनेल मन ही मन उपहास कर रहा था।
वह जानता था कि सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को कभी भी सवाल पूछना पसंद नहीं होता। चाहे वह कानून ही क्यों न हो, वे उसके सवाल का जवाब न देने का कोई न कोई बहाना जरूर ढूंढ ही लेते थे, इसलिए नहीं कि वे जवाब नहीं दे सकते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसा करना अपमानजनक लगता था। प्रवर्तन पदों पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि अपने जीन विश्लेषण परीक्षणों से साम्राज्य इन लोगों को ऐसे व्यवसायों से बाहर निकालने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। गिरफ्तारी का विरोध। सर, सच कहूं तो आप तीनों हम दोनों के बराबर नहीं हैं। आपने खुद कहा था कि यह एस ग्रेड जोन क्षेत्र है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि यह जोन 8 लोगों के प्रवेश के लिए बनाया गया था, फिर भी क्या आप हम दोनों के अलावा किसी और को देख रहे हैं? लियोनेल ने आईना की तरफ देखा, लेकिन उसने मानो उसकी बातें सुनी ही नहीं, बस यूं ही कहीं खोई खोई सी नजरों से देख रही थी। इस प्रतिक्रिया से उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई, मानो उसने कॉनराड को फिर से मार डाला हो। वह उसे समझ नहीं पा रहा था। हालांकि जैसी कि उम्मीद थी, तीनों आदमी ऐसे सख्त हो गए मानो उन्हें अभी अभी इस बात का एहसास हुआ हो। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कई अभी भी नई विश्व व्यवस्था के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाए थे। वे इस बात के आदी हो चुके थे कि आम नागरिकों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं होता। लियोनेल उनके आंकड़े साफ देख सकता था। उनमें से सबसे ताकतवर का भी अधिकतम आंकड़ा मुश्किल से 0.70 तक ही पहुंच पाया था। बेशक लियोनेल ने ये सोचकर मूर्खता नहीं की कि उन्हें हराने के लिए ये काफी है। यह अज्ञात था कि उनके पास क्या क्षमताएं थीं। इसके अलावा अगर साम्राज्य अब तकनीक पर वाकई कड़ा नियंत्रण रखता था, तो संभव है कि उनके रक्षक कुत्तों के पास भी यह शक्ति हो। अगर इन पहरेदारों के पास बंदूकें होती तो लियोनेल भी हैरान रह जाता। 1400 के दशक के आग्नेयास्त्रों ने तो उसे पहले ही बहुत परेशान कर रखा था, वह उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। उस जमाने के आग्नेयास्त्र बिल्कुल अलग किस्म के होते थे। अगर वह उनसे भिड़ने की हिम्मत करता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। लियोनेल जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा यकीन होता जाता। अगर वह सम्राट जितना ही खतरनाक होता, तो मेटामॉर्फोसिस का इस्तेमाल करके तकनीक के सभी रूपों को मिटा देना और सिर्फ काम करने वाली मशीनों को अपने पास रखना सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की सबसे बेहतरीन योजना होती। लियोनेल और भी गंभीर हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं महोदय, अगर हम विरोध करना चाहते तो हम पहले ही कर चुके थे। तो क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे या नहीं? अपनी आशंकाओं के बावजूद लियोनेल आगे बढ़ता रहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं टियर 3 ऑफिसर फॉलिया हूं, मुझे रॉयल ब्लू फोर्ट टास्क यूनिट की परिधि 3 में नियुक्त किया गया है। लियोनेल भावशून्य रहा, लेकिन उसने मन ही मन राहत की सांस ली। जब तक ये पहल उसके पास थी तब तक कोई समस्या नहीं थी। एक टियर 3 अधिकारी का दर्जा टियर 3 सरकारी अधिकारी के समान ही होता था। लियोनेल के पिता टियर 5 सरकारी अधिकारी रह चुके थे। हालांकि अब ये बात उनके लिए ज्यादा मददगार नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र पहले ही 18 साल हो चुकी थी। ऐसे अधिकारी को कुलीन वर्ग से एक कदम दूर माना जा सकता था। साथ ही वह सामान्य नागरिक मामलों को देखने वाले अधिकारियों में सबसे ऊपर था। मतलब उसका रुतबा ऊंचा था, लेकिन लियोनेल और आयना जैसे संभावित कुलीन वंशजों का सामना करते समय उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक लियोनेल और आयना का शांत रहना मददगार रहा। क्या टियर 3 अधिकारी एस ग्रेड जोन के बारे में निर्णय ले सकता है? लियोनेल ने तुरंत एक समस्या पकड़ते हुए भौहें चढ़ाईं। ऐसे जोन में घुसने की हिम्मत तो बहुत कम लोग ही कर पाते, उसे पार करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह तो केवल कुलीन वर्ग ही संभाल सकता था। ऐसे में एक टियर 3 अधिकारी इस बारे में कैसे फैसला ले सकता था? अफसर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने उसे अपने भावशून्य भाव के नीचे छिपा लिया। यह उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी कि लियोनेल की इंद्रियां बहुत तेज थीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएं जो ऐसा फैसला ले सके। लियोनेल की आवाज अफसर के लिए एक वरदान की तरह बन गई। हालांकि आपको अपना खजाना देना नामुमकिन है। हम इस जोन में साम्राज्य के आदेशों की अवहेलना करने नहीं आए थे, बल्कि इसलिए आए थे क्योंकि अगर कोई इसे पार नहीं करता तो हम पर उन अपाहिजों की भीड़ टूट पड़ती जो इस ओर उमड़ रहे थे। मुझे यकीन है कि एक टियर 3 अधिकारी के रूप में आप एसेंशियल स्टील के प्रथम संशोधन के बारे में जानते होंगे, है ना? तीनों अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी निगाहों में कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। असेंशन स्टील गिरते अमेरिकी साम्राज्य के संविधान से बहुत अलग नहीं था।
साम्राज्य की स्थिति चाहे जो भी हो, चाहे वह मार्शल लॉ के अधीन ही क्यों न हो, असेंशन स्टील के शब्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। पहला संशोधन स्वायत्तता के अधिकार के नाम से जाना जाता था। यह एक सर्वव्यापी कानून था जो पर्याप्त कारण होने पर अन्य संशोधनों की अवहेलना की अनुमति देता था। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, इस तरह के अस्पष्ट कानून ने ऐसा कर दिया कि जिनके पास शक्ति थी वे अपेक्षा से कहीं अधिक कर गए, जबकि जिनके पास शक्ति नहीं थी वे बदकिस्मत रहे। हालांकि इस मामले में लियोनेल और आयना के पास सचमुच ऐसी शक्ति थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसकी क्षमता को डी ग्रेड माना या नहीं, तथ्य ये दर्शाते थे कि उसमें एस ग्रेड जोन पार करने की क्षमता थी। कम से कम अभी के लिए इसे नजरअंदाज करना असंभव था। उद्धरण चिन्ह ... हमारे साथ आओ, अधिकारी फेलियर ने अंततः कहा। इसके साथ ही वे लियोनेल और आयना को 3 पंक्तियों वाली एक बड़ी काली जीप में ले गए। प्राकृतिक गैस से चलने वाला वाहन, और वो भी पहियों वाला। तो क्या वे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इतनी पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं, है ना? लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कोई संघर्ष नहीं किया और कार में बैठ गया। उसका अगला कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि बाकी दिन कैसा बीतेगा। उसने रंगीन खिड़कियों से बाहर देखा और दूर सूर्य को धीरे धीरे डूबते देखा। लियोनेल को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रॉयल ब्लू फोर्ट का नाम भी रॉयल ब्लू अकादमी ही था। अकादमी का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह रॉयल ब्लू नदी के पास था, जो सीधे विश्व सागर में गिरती थी। दरअसल अब भी वे तट से ज्यादा दूर नहीं थे। इस युग में पृथ्वी पर केवल एक ही बड़ा महासागरीय पिंड था, हालांकि इस महासागरीय पिंड में अनेक पृथक धाराएं वगैरह थीं। विश्व को एकीकृत करने के बाद साम्राज्य ने आश्चर्यजनक तकनीकी प्रगति की और अंततः टेराफॉर्मिंग क्षमताओं को अनलॉक किया, जिससे न केवल चंद्रमा और मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने में मदद मिली, बल्कि टेक्टोनिक प्लेटों के बदलाव को भी नियंत्रित करने में मदद मिली। वर्तमान पृथ्वी अतीत के पैजिया से अलग नहीं थी। नतीजतन केवल एक ही महासागर था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है? क्या ये पृथ्वी है जो चौथे आयाम की ओर विकसित हो रही है? या ये हमारा ब्रह्मांड है? या शायद ये हमारे सौरमंडल की तरह छोटे पैमाने पर है? लियोनेल की भौहें तन गईं और उसने यह बात अपने दिमाग में डाल दी, उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अगर पृथ्वी का विकास हो रहा होता तो इसका मतलब होता कि उनके उपनिवेश पीछे छूट जाते। अगर ऐसा नहीं होता तो साम्राज्य को और भी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता। इसके अलावा रॉयल ब्लू फोर्ट रॉयल ब्लू प्रांत की किलेबंद सरकारी इमारत थी। कुल 9 प्रांत थे, और आश्चर्य की बात नहीं कि आर्थिक उत्पादन और अपने लोगों की समग्र भलाई के मामले में रॉयल ब्लू प्रांत भी रॉयल ब्लू अकादमी की तरह तीसरे स्थान पर था। हालांकि आगे भी ऐसा ही रहेगा या नहीं, यह अज्ञात था। एक समृद्ध प्रांत के रूप में रॉयल ब्लू प्रांत में कई उद्योग थे, लेकिन उनमें से रियल एस्टेट का यहाँ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। यह मुख्यतः तट के पास इसके स्थान के कारण था। समुद्र के ऊपर से गुजरने वाले पैराडाइज द्वीप बहुत लोकप्रिय थे। गरीब लोग पैराडाइज द्वीपों को जेल समझते थे जो उन्हें सतह से दूर रखते थे, लेकिन अमीर और ताकतवर लोगों के लिए ये कुछ दिनों के लिए दूर जाने का एक अच्छा जरिया थे और यहाँ तक कि एक बेहतरीन छुट्टियां बिताने की जगह भी माने जाते थे। अब जब आय का इतना महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गया है, तो ये स्पष्ट है कि रॉयल ब्लू प्रांत अब से गिरावट की ओर अग्रसर होगा। freewebnovel.com। हालांकि यह अवसर का भी प्रतिनिधित्व करता है। 9 प्रांतों पर 9 गवर्नर ड्यूक का शासन था। जाहिर है रॉयल ब्लू प्रांत के गवर्नर ड्यूक ल्यूम परिवार के गवर्नर ड्यूक ल्यूम अपनी शक्ति को कम होते नहीं देखना चाहेंगे और इसलिए शायद कुछ बातों को नजरअंदाज करने को तैयार होंगे। रास्ते में इनवैलिड्स का सामना होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि ये जीप स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय बख्तरबंद वाहन होने के नाते ऐसी परिस्थितियों के लिए ही बनाई गई थी। एस ग्रेड जोन के खत्म होने के बाद यह अब ताकतवर इनवैलिड का अड्डा नहीं रहा। एफ से लेकर सी ग्रेड तक के जितने भी इनवैलिड सामने आते, उन्हें आसानी से कुचल दिया जाता या उनसे आगे निकल जाया जाता। ऐसी स्थिति ने लियोनेल की हालत और भी गंभीर बना दी। इस जीप के बिना वो और आयना इन विकलांगों से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन उसे चलाने वाला अधिकारी निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। तकनीक का यही फायदा था। लियोनेल ने जितनी अधिक बार ऐसी स्थिति देखी, उतना ही अधिक उसे यकीन हो गया कि सिर्फ इसलिए कि अब उसके पास थोड़ी शक्ति है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाना एक मूर्खतापूर्ण बात थी। लियोनेल के हाथों में चांदी के उछलते हुए गोले वाला एक घन अभी भी पाया जा सकता था। जब उसने उसे अपने स्थानिक कंगन में डालना चाहा, तो मोंटेज ने उसके माथे पर एक और हाथ मारा,
ये कहते हुए कि प्रबल जीवन शक्ति वाले जीवों को ऐसी चीजों में नहीं रखा जा सकता। उद्धरण तो तुम जी रहे हो, है ना? मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। लियोनेल ने देखा कि चांदी का वह छोटा सा गोला करतब दिखा रहा था, मानो अपनी बोरियत दूर करने के लिए। आयना ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे भी पता नहीं था कि वह धब्बा क्या है। और चूंकि उसने पहले लियोनेल के छिपे हुए सवाल को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए उसे लगा कि इसके बारे में पूछना थोड़ा बेशर्मी भरा होगा। इसलिए दोनों चुपचाप जीप के पीछे बैठ गए। जल्द ही आसमान में 20 मीटर ऊंची स्टील की एक दीवार दिखाई दी, जिससे लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ये सरकारी इमारत पहले भी देखी थी, लेकिन पहले इसमें ऐसी दीवारें नहीं थीं। प्रोटोकॉल की एक जटिल श्रृंखला और फाटकों को पार करने के बाद जीप धीरे धीरे किले में प्रवेश कर गई। रॉयल ब्लू किला मानो किसी दूसरी ही दुनिया में था। बाहर के खंडहरों के उलट ये व्यवस्थित, साफ सुथरा था, और यहाँ तक कि इसमें मेहनती नगर नियोजन के स्पष्ट निशान भी थे। अगर किसी को बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता न हो, तो यह मानना आसान होगा कि यह बस एक आम दिन था। यहाँ बस एक ही साफ फर्क था कि तकनीक पिछड़ गई थी। लियोनेल एक नज़र में बता सकता था कि शाम के धुंधलके में रोशन करने वाले स्ट्रीट लैंप के अलावा सड़कों पर अक्सर आने जाने वालों के पास अपनी कोई निजी तकनीक नहीं थी। ये इमारतें ज्यादातर रिहायशी अपार्टमेंट थीं जो गली के ब्लॉकों में बटी हुई थीं। इसके अलावा हर गली ब्लॉक में एक किराने की दुकान और एक मनोरंजन केंद्र भी था, लेकिन ज्यादा लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसा या तो कर्फ्यू की वजह से हो सकता था, या फिर उनका इस्तेमाल इतना आसान नहीं था। लियोनेल को लगा कि शायद ये दोनों का मिला जुला रूप था। जीप को किले के केंद्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। चूंकि किले का व्यास मुश्किल से 10 किलोमीटर था, इसलिए यह ज्यादा बड़ा नहीं था। इंजन की आवाज और दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर लियोनेल ने गहरी सांस ली। खुद को मजबूत करते हुए और अपने दिल को शांत करते हुए वह बाहर निकला। उसके शरीर से अधिकार की एक आभा फूट रही थी। आयना हल्के से मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। वह जानती थी कि लियोनेल ऐसा करके किसी पर जानबूझकर दबाव नहीं डाल रहा था, बस उसे छोटी छोटी बातों को भी बहुत गंभीरता से लेने की आदत थी, फिर चाहे वह जिंदगी और मौत से जुड़ी कोई बात ही क्यों न हो। हालांकि उसकी हरकतों से उन्हें यहाँ लाने वाले 3 अफसरों के पसीने छूट गए। इस समय वे कक्षा 1 के उन छात्रों से बिल्कुल अलग नहीं थे जिन्होंने इतने सालों तक लियोनेल की यातनाएं झेली थीं। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे लियोनेल कोई जंगली जानवर है जो उन्हें कभी भी निगल सकता है। गवर्नर ड्यूक के महल की भव्य दीवारें भी मानो कई गुना सिकुड़ गई हों। अचानक लियोनेल की घुटन भरी आभा गायब हो गई जब हवेली के बड़े ऊंचे दोहरे दरवाजों से एक परिचित आकृति प्रकट हुई। लियोनेल ने हल्के से मुस्कुराने से पहले पलकें झपकाईं। जेम्स नाम अभी निकला ही था कि वह एक भालू की तरह गले लग गया। लियोनेल को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रॉयल ब्लू फोर्ट का नाम भी रॉयल ब्लू अकादमी ही था। अकादमी का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह रॉयल ब्लू नदी के पास था, जो सीधे विश्व सागर में गिरती थी। दरअसल अब भी वे तट से ज्यादा दूर नहीं थे। इस युग में पृथ्वी पर केवल एक ही बड़ा महासागरीय पिंड था, हालांकि इस महासागरीय पिंड में अनेक पृथक धाराएं वगैरह थीं। विश्व को एकीकृत करने के बाद साम्राज्य ने आश्चर्यजनक तकनीकी प्रगति की और अंततः टेराफॉर्मिंग क्षमताओं को अनलॉक किया, जिससे न केवल चंद्रमा और मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने में मदद मिली, बल्कि टेक्टोनिक प्लेटों के बदलाव को भी नियंत्रित करने में मदद मिली। वर्तमान पृथ्वी अतीत के पैजिया से अलग नहीं थी। नतीजतन केवल एक ही महासागर था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है? क्या ये पृथ्वी है जो चौथे आयाम की ओर विकसित हो रही है? या ये हमारा ब्रह्मांड है? या शायद ये हमारे सौरमंडल की तरह छोटे पैमाने पर है? लियोनेल की भौहें तन गईं और उसने यह बात अपने दिमाग में डाल दी। उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अगर पृथ्वी का विकास हो रहा होता तो इसका मतलब होता कि उनके उपनिवेश पीछे छूट जाते। अगर ऐसा नहीं होता तो साम्राज्य को और भी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता। इसके अलावा रॉयल ब्लू फोर्ट रॉयल ब्लू प्रांत की किलेबंद सरकारी इमारत थी। कुल 9 प्रांत थे, और आश्चर्य की बात नहीं कि आर्थिक उत्पादन और अपने लोगों की समग्र भलाई के मामले में रॉयल ब्लू प्रांत भी रॉयल ब्लू अकादमी की तरह तीसरे स्थान पर था। हालांकि आगे भी ऐसा ही रहेगा या नहीं, यह अज्ञात था। एक समृद्ध प्रांत के रूप में रॉयल ब्लू प्रांत में कई उद्योग थे, लेकिन उनमें से रियल एस्टेट का यहाँ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। यह मुख्यतः तट के पास इसके स्थान के कारण था। समुद्र के ऊपर से गुजरने वाले पैराडाइज द्वीप बहुत लोकप्रिय थे।
गरीब लोग पैराडाइज द्वीपों को जेल समझते थे जो उन्हें सतह से दूर रखते थे, लेकिन अमीर और ताकतवर लोगों के लिए ये कुछ दिनों के लिए दूर जाने का एक अच्छा जरिया थे और यहाँ तक कि एक बेहतरीन छुट्टियां बिताने की जगह भी माने जाते थे। अब जब आय का इतना महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गया है, तो ये स्पष्ट है कि रॉयल ब्लू प्रांत अब से गिरावट की ओर अग्रसर होगा। हालांकि यह अवसर का भी प्रतिनिधित्व करता है। 9 प्रांतों पर 9 गवर्नर ड्यूक का शासन था। जाहिर है, रॉयल ब्लू प्रांत के गवर्नर ड्यूक ल्यूम परिवार के गवर्नर ड्यूक ल्यूम अपनी शक्ति को कम होते नहीं देखना चाहेंगे और इसलिए शायद कुछ बातों को नजरअंदाज करने को तैयार होंगे। रास्ते में इनवैलिड्स का सामना होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि ये जीप स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय बख्तरबंद वाहन होने के नाते ऐसी परिस्थितियों के लिए ही बनाई गई थी। एस ग्रेड जोन के खत्म होने के बाद यह अब ताकतवर इनवैलिड का अड्डा नहीं रहा। एफ से लेकर सी ग्रेड तक के जितने भी इनवैलिड सामने आते, उन्हें आसानी से कुचल दिया जाता या उनसे आगे निकल जाया जाता। ऐसी स्थिति ने लियोनेल की हालत और भी गंभीर बना दी। इस जीप के बिना वो और आयना इन विकलांगों से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन उसे चलाने वाला अधिकारी निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। तकनीक का यही फायदा था। लियोनेल ने जितनी अधिक बार ऐसी स्थिति देखी, उतना ही अधिक उसे यकीन हो गया कि सिर्फ इसलिए कि अब उसके पास थोड़ी शक्ति है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाना एक मूर्खतापूर्ण बात थी। लियोनेल के हाथों में चांदी के उछलते हुए गोले वाला एक घन अभी भी पाया जा सकता था। जब उसने उसे अपने स्थानिक कंगन में डालना चाहा, तो मोंटेज ने उसके माथे पर एक और हाथ मारा, ये कहते हुए कि प्रबल जीवन शक्ति वाले जीवों को ऐसी चीजों में नहीं रखा जा सकता। उद्धरण ... तो तुम जी रहे हो, है ना? मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। लियोनेल ने देखा कि चांदी का वह छोटा सा गोला करतब दिखा रहा था, मानो अपनी बोरियत दूर करने के लिए। आयना ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे भी पता नहीं था कि वह धब्बा क्या है। और चूंकि उसने पहले लियोनेल के छिपे हुए सवाल को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए उसे लगा कि इसके बारे में पूछना थोड़ा बेशर्मी भरा होगा। इसलिए दोनों चुपचाप जीप के पीछे बैठ गए। जल्द ही आसमान में 20 मीटर ऊंची स्टील की एक दीवार दिखाई दी, जिससे लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ये सरकारी इमारत पहले भी देखी थी, लेकिन पहले इसमें ऐसी दीवारें नहीं थीं। प्रोटोकॉल की एक जटिल श्रृंखला और फाटकों को पार करने के बाद जीप धीरे धीरे किले में प्रवेश कर गई। रॉयल ब्लू किला मानो किसी दूसरी ही दुनिया में था। बाहर के खंडहरों के उलट ये व्यवस्थित, साफ सुथरा था और यहाँ तक कि इसमें मेहनती नगर नियोजन के स्पष्ट निशान भी थे। अगर किसी को बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता न हो, तो यह मानना आसान होगा कि यह बस एक आम दिन था। यहाँ बस एक ही साफ फर्क था कि तकनीक पिछड़ गई थी। लियोनेल एक नज़र में बता सकता था कि शाम के धुंधलके में रोशन करने वाले स्ट्रीट लैंप के अलावा सड़कों पर अक्सर आने जाने वालों के पास अपनी कोई निजी तकनीक नहीं थी। ये इमारतें ज्यादातर रिहायशी अपार्टमेंट थीं जो गली के ब्लॉकों में बटी हुई थीं। इसके अलावा हर गली ब्लॉक में एक किराने की दुकान और एक मनोरंजन केंद्र भी था, लेकिन ज्यादा लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसा या तो कर्फ्यू की वजह से हो सकता था या फिर उनका इस्तेमाल इतना आसान नहीं था। लियोनेल को लगा कि शायद ये दोनों का मिला जुला रूप था। जीप को किले के केंद्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। चूंकि किले का व्यास मुश्किल से 10 किलोमीटर था, इसलिए यह ज्यादा बड़ा नहीं था। freewebnovel.com। इंजन की आवाज और दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर लियोनेल ने गहरी सांस ली। खुद को मजबूत करते हुए और अपने दिल को शांत करते हुए वह बाहर निकला। उसके शरीर से अधिकार की एक आभा फूट रही थी। आयना हल्के से मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। वह जानती थी कि लियोनेल ऐसा करके किसी पर जानबूझकर दबाव नहीं डाल रहा था, बस उसे छोटी छोटी बातों को भी बहुत गंभीरता से लेने की आदत थी, फिर चाहे वह जिंदगी और मौत से जुड़ी कोई बात ही क्यों न हो। हालांकि उसकी हरकतों से उन्हें यहाँ लाने वाले 3 अफसरों के पसीने छूट गए। इस समय वे कक्षा 1 के उन छात्रों से बिल्कुल अलग नहीं थे जिन्होंने इतने सालों तक लियोनेल की यातनाएं झेली थीं। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे लियोनेल कोई जंगली जानवर है जो उन्हें कभी भी निगल सकता है। गवर्नर ड्यूक के महल की भव्य दीवारें भी मानो कई गुना सिकुड़ गई हों। लियो। अचानक लियोनेल की घुटन भरी आभा गायब हो गई जब हवेली के बड़े ऊंचे दोहरे दरवाजों से एक परिचित आकृति प्रकट हुई। लियोनेल ने हल्के से मुस्कुराने से पहले पलकें झपकाईं। जेम्स। नाम अभी निकला ही था कि वह एक भालू की तरह गले लग गया। जेम्स की जोरदार हंसी से रात का आकाश गूंज उठा। कुत्ते। जेम्स ने लियोनेल के कंधे पर मुक्का मारा। तुम तो मेरी साली के साथ आधे महीने के लिए गायब हो गए थे। तुम दोनों कब से इतनी तेजी से घूम रहे हो?
लियोनेल हंसा और अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि जेम्स अब भी वही पुराना जेम्स था। हमें तुम्हारी जान बचानी थी। तुम्हें इतना बेकार बनने को किसने कहा था? लियोनेल ने जवाब दिया। जेम्स पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसने अपना हाथ छाती पर रख लिया, मानो उसे सचमुच चोट लगी हो। जेम्स के साथ लियोनेल की बातचीत हल्की फुल्की और मजेदार थी, लेकिन इससे अधिकारी को पहली लड़ाई के कुछ ही क्षणों बाद फिर से पसीना आ गया। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि लियोनेल कौन था, लेकिन वे निश्चित रूप से जानते थे कि जेम्स कौन था। गवर्नर ड्यूक के परिवार के नीचे कई अन्य सहायक परिवार भी थे, जो उच्च यद्यपि निम्न प्रतिष्ठा वाले थे। जेम्स का बेनेट परिवार भी इन्हीं ताकतों में से एक था, वरना वह गवर्नर ड्यूक के महल से कैसे बाहर आ सकता था? सच तो ये था कि बाहर से यह जगह किसी हवेली जैसी दिखती थी, लेकिन ज्यादा सटीक तौर पर इसे एक जागीर या शायद एक किला ही कहा जाता था। यह एक विशाल घर जैसा दिखता था, लेकिन अंदर कई प्रतिष्ठित परिवारों के रहने के स्थान थे। आम दिनों में ये परिवार कितने घमंडी होते थे, उनके लिए इस तरह जगह साझा करना नामुमकिन था। दुर्भाग्य से प्रलय के कारण जगह सीमित थी, इसलिए हालांकि वे दीवारों के भीतर आम नागरिकों से बेहतर सुख सुविधाओं से रह सकते थे, फिर भी उन्हें भीड़ में रहना पड़ता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वे पीड़ित थे। जेम्स का लियोनेल को यहाँ ढूंढना दरअसल एक शुद्ध संयोग था। हवेली के ऊंचे दोहरे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। आखिरकार ये किसी अंदरूनी शहर का प्रवेश द्वार ही तो था, और कोई भी इतने रईसों को यूं भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे कुछ कैदियों को लेने का काम सौंपा गया था। जाहिर है, अपनी निम्न स्थिति के कारण इन अधिकारियों को भीतरी शहर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि यह कुछ आसान चंदा पाने का एक आसान तरीका था, इसलिए वह आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये तथाकथित कैदी असल में उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसकी भाभी होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये तो बेतुका है, इसकी चिंता भी मत करो। जेम्स ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या गलती की, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ लेना देना बिना रजिस्ट्रेशन कराए जोन में घुसने से है। लेकिन समय को देखते हुए तुमने ग्रेस पीरियड के दौरान ही प्रवेश किया था। ये शब्द सुनकर लियोनेल ने राहत की सांस ली। वह सचमुच साम्राज्य से इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहता था। उसके पास उनसे निपटने के कोई उपाय नहीं थे, भले ही उनकी पूरी ताकत से उसका पीछा न किया जाए। और तो और पृथ्वी ही उसका घर थी। वह किसी अनजान दुनिया में भागना नहीं चाहता था। जेम्स ने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी और लियोनेल और आयना को चौड़ी सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर दोहरे दरवाजों की ओर ले गया। ये किसी और दहलीज को पार करने जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन दरवाजे से अंदर कदम रखते ही लियोनेल को लगा जैसे उसने अभी अभी धुंध भरी बारिश पार की हो। वह चौंककर पलकें झपकाने लगा और पाया कि उसके सामने का दृश्य बाहर से देखे गए दृश्य से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय में पीछे चला गया हो, जब वह स्कूल के लिए निकला था। रॉयल ब्लू सिटी वापस आ गई थी और पैराडाइज आइलैंड्स अभी भी नहीं गिरे थे। हालांकि लियोनेल जानता था कि यह सच नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा ये कभी आलीशान रहे शहर की एक छोटी सी प्रतिकृति थी। लेकिन जो बात फिर भी अपरिवर्तित रही, वह ये थी कि बाहरी दुनिया के उलट इस जगह पर तकनीक पर कोई पाबंदी नहीं थी। कैसे? लियोनेल की भौहें तन गईं। स्थानिक क्षमताएं। ये जगह अंदर से जितनी बाहर से बड़ी लगती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ तो आसमान भी है। क्या हो रहा है? नहीं, किसी क्षमता का इतना बड़ा होना तो नामुमकिन है ना? वाह, है ना? जेम्स ने आयना और लियोनेल की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। ऐसा कम ही होता था कि उसे किसी ऐसी बात का पता हो जो कक्षा ए के इन दो छात्रों को न हो। गवर्नर ड्यूक का सबसे बड़ा बेटा इस जगह का प्रबंधन कर रहा है, जबकि उसके पिता को राजधानी वापस बुला लिया गया है। खैर, सभी टियर 6 और उससे ऊपर के अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है। वे असेंशन प्रांत को खाली करना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके उसके चरम गौरव को बहाल करना चाहते हैं। इसलिए टियर 6 और उससे ऊपर के अधिकारियों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि एस ग्रेड और उससे ऊपर की क्षमता वाले राक्षसों को भी वापस बुला लिया गया है। हालांकि उन्होंने हमें बिना किसी सुरक्षा के नहीं छोड़ा। जूनियर गवर्नर ड्यूक के पास भी एक एस ग्रेड क्षमता है। वह इसे इल्यूजन मिस्ट कहते हैं। बाहर से देखने पर यह किला केवल 10 किलोमीटर व्यास का लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका व्यास लगभग 2 गुना है और इसका अधिकांश भाग इस छिपे हुए शहर द्वारा घेरा हुआ है। एक एस ग्रेड योग्यता। लियोनेल ने बुदबुदाया। एस ग्रेड क्षमता के दायरे और शक्ति ने लियोनेल को ठंडा कर दिया। इतने सारे लोगों की नजरों के नीचे ऐसे शहर को छिपाना और अपनी संवेदी क्षमताओं के बावजूद उसे इसकी भनक तक न लगना,
वह युद्ध में ऐसे व्यक्ति से निपट नहीं पाता, भले ही इस जूनियर गवर्नर ड्यूक के सारे आंकड़े 0.10 ही क्यों न हो। यही वजह थी कि लियोनेल ने उन टियर 3 अधिकारियों पर जल्दबाजी में हमला नहीं किया था। उसे न सिर्फ उनकी तकनीक की चिंता थी, बल्कि उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उनकी क्षमताएं क्या होंगी। अगर उसके आंकड़े उन्हें हर जगह से खत्म भी कर देते तो भी वह एक जबरदस्त क्षमता के सामने क्या कर सकता था। यह उस धातु शरीर वाले एक ग्रेड इनवैलिड जैसा ही था जिसे उसने मारा था। उस समय लियोनेल के आंकड़े उससे बेहतर थे, लेकिन उसकी क्षमता के कारण उसे मारना बेहद मुश्किल था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद लियोनेल शांत रहा। उसकी क्षमता का तत्काल कोई खास असर नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि इसकी क्षमता भी कम भयावह नहीं थी। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो उसके भविष्य की संभावनाएं अकल्पनीय थीं। लियोनेल कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था। उसके कोई ऊंचे लक्ष्य या सत्ता की भूख नहीं थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसके इसी स्वभाव के कारण ही जीन विश्लेषण के नतीजों ने उसे इस तरह से चुना। हालांकि लियोनेल भी धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। फिलहाल उसके पास कोई लक्ष्य या आकांक्षाएं नहीं थीं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक तय नहीं किया था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। वह किसी भी आम 18 साल के लड़के की तरह ही थोड़ा बेमतलब भटक रहा था। वैसे लियोनेल दो बातें जानता था। एक, वह आईना की मदद करना चाहता था, और दूसरी, उसे असेंशन एम्पायर के तौर तरीके पसंद नहीं थे। दरअसल उनसे उसे घिन आती थी। यदि ऐसा था तो उसके पास केवल एक ही काम था, मजबूत बनना। जेम्स के होंठ फड़क उठे जब उसने महसूस किया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त फिर से वही डरावनी आभा बिखेरने लगा है। उसे इसकी थोड़ी आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके घुटने कमजोर हो जाते थे। वह जानता था कि लियोनेल के अंदर एक सोया हुआ जानवर छिपा है जो बस कभी कभार ही अपना सिर उठाता है। अगर किसी दिन लियोनेल को कोई ऐसी चीज मिले जिससे वह उस जानवर को पूरी तरह से आजाद कर सके। उद्धरण ... अगर तुम इतने कोमल ना होते तो सचमुच राक्षस होते। चलो, मुझे तुम्हें टियर 5 एडमिरल मिलन ले जाना था। मैं पहले थोड़ा उलझन में था, पर तुम लोगों ने शायद कुछ बड़ा किया होगा, है ना? कोई बात नहीं, मेरे पिताजी उस बूढ़े से नहीं डरते। अब चीजें आसानी से सुलझ जाएंगी। और हाँ, प्रतिभा ही तो है जिसकी हमें अभी जरूरत है। रॉयल ब्लू फोर्ट के छिपे हुए शहर की अपनी सरकारी इमारतें थीं। हालांकि लियोनेल और आईना का अनुरक्षण ढीला ढाला लग रहा था, लेकिन सच तो यह था कि यह सिर्फ आत्मविश्वास का प्रतीक था। लियोनेल को जो समझ आया, उसके अनुसार मेटामॉर्फोसिस और खासकर जोन्स में कुछ ऐसा था जिसने तकनीक को नष्ट कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी बाइक को मोड़ने और खोलने के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, वरना वह भी काम करना बंद कर देती। हालांकि जोन्स के बाहर साम्राज्य तकनीक पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा था। लियोनेल के सामने अभी ऐसी वास्तविकता थी। क्या इससे बच पाना संभव था? टियर 5 एडमिरल मिलन संभवतः उन्हें एक कोठरी में फेंक दिए जाने के बाद ढूंढने आए होंगे, लेकिन जेम्स ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उन्हें सीधे सैन्य कब्जे में ले आया। उनके जैसे तटीय प्रांत में एडमिरल का पद विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। विश्व सागर की विशालता के कारण इसने विद्रोहियों के लिए कई अवसर प्रदान किए। परिणामस्वरूप एडमिरल और उनकी नौसेनाओं ने इन विद्रोहों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि विद्रोही अब उनकी मुख्य समस्या नहीं थे, लेकिन महासागरों में मौजूद खतरे अब और भी भयंकर हो गए थे। किसने कहा था कि इस कायापलट के दौरान केवल मनुष्य ही अपनी क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं? एडमिरल मिलन, मैं कैदियों को ले आया हूं। जेम्स का लहजा व्यंग्य से भरा था। इस बुड्ढे को किसने कहा था कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को गिरफ्तार करने की कोशिश करे? जेम्स ने एक ठोस ओक के दरवाजे पर दस्तक दी और बेशर्मी से अपनी आवाज ऊंची कर दी। उच्च स्तरीय सरकारी और सैन्य अधिकारियों के कार्यालय नगर भवन जैसी जगह पर स्थित थे। ऊंची छतें थीं जिनमें घुमावदार कांच की खिड़कियां, कई मोटे खंभे और महंगे उच्च श्रेणी के संगमरमर के विशाल फर्श थे। टियर 5 एडमिरल मिलन का कार्यालय हमेशा की तरह ऊपरी मंजिल पर स्थित था। दरवाजे के बीचों बीच एक सुनहरी नामटिका लगी हुई थी। उसकी सेक्रेटरी बाहर गई हुई थी और उसे सभी आगंतुकों का ध्यान रखना था, लेकिन जेम्स की हरकतें इतनी दबंग होंगी, इसकी उम्मीद कौन कर सकता था? लियोनेल खुद को कड़वी मुस्कान से रोक नहीं पाया। उसे लग रहा था कि जेम्स अब नेशनल चैंपियनशिप मैच की कीमत चुकाने के लिए उसकी पूरी मदद करने को तैयार है। इससे उसका दिल खुश हो गया। जल्द ही मुश्किल से 5 फीट 4 इंचेस लंबे एक छोटे कद के आदमी ने दरवाजा खोला। हालांकि वह ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वह मजबूत, गठीला और चौड़े कंधों वाला था।
उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे थे और उसकी दाढ़ी इतनी सजी हुई थी जितनी लियोनेल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका कद भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी कमान की शान निर्विवाद थी। इसके अलावा एक एडमिरल के रूप में सबसे महत्वपूर्ण उनकी बुद्धि और रणनीतिक क्षमताएं थीं, न कि उनका व्यक्तिगत युद्ध कौशल। आप कैदियों को यहाँ लाए हैं। मिशन में ये स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था कि आपको उन्हें जेल तक ले जाना है। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? एडमिरल मिलन की आवाज़ गहरी और गड़गड़ाहट भरी थी। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां उसकी लहरों के नीचे हिल रही हों। क्या उसकी क्षमता उसकी आवाज़ से संबंधित है? ये होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी दोस्त और साली को एक कोठरी में सड़ने दूंगा और तुम उनके साथ अपने तुच्छ दिमागी खेल खेलोगे? जेम्स ने पूछा। और हाँ, मुझे उनके अपराधों की जानकारी है। वे छूट अवधि के दौरान जोन में दाखिल हुए थे। उनके पास कोई चारा नहीं था, वरना हम पर अपाहिजों की भीड़ उमड़ पड़ती। ये शब्द सुनकर एडमिरल मिलन का चेहरा और भी काला पड़ गया। उन्हें ये बातें कैसे पता नहीं थीं? चूंकि उन्होंने जोन की ऊर्जा तरंगों को महसूस किया था, इसलिए उन्हें जाहिर था कि वह कब प्रकट हुआ और कब उसमें प्रवेश किया गया। हालांकि यह उन कुछ बच्चों का फायदा उठाने का एक दुर्लभ अवसर था जिनके पास शक्ति तो थी, लेकिन कोई सहारा नहीं था। उसने उन्हें कुछ दिन या शायद हफ्तों तक एक कोठरी में रखकर उन्हें नर्म करने की योजना बनाई थी, फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए रक्षक की भूमिका निभाना था। फिर वह उन्हें अपने पंखों तले पनाह दिलाकर अपने मिलन परिवार का जागीरदार बना सकता था। लेकिन कौन जानता था कि ऐसा होगा? ये तो एस ग्रेड जोन की बात हो रही थी। एक जोन 8 लोगों के लिए होता है। फिर भी 2 लोगों ने इसे साफ कर दिया। इन दोनों को राजधानी वापस न बुलाना एक चमत्कार ही था। freewebnovel.com। हालांकि उनका दर्जा सबसे ऊंचा नहीं था, फिर भी काफी ऊंचा था। उन्हें पता था कि प्रतिभाएं छूट भी सकती हैं। क्योंकि ये प्रतिभाएं गरीब परिवारों से आती हैं, इसलिए जन्म के समय उन्हें जो कलाई घड़ियां दी जाती हैं, वे उच्च स्तर की नहीं होती और इस तरह उनकी प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पाता। लियोनेल ने बहुत पहले ही यह अनुमान लगा लिया था, और इस छिपे हुए शहर की समृद्धि को देखकर उसे और भी यकीन हो गया था। जोन्स में सटीक जानकारी का कितना महत्व है, ये देखते हुए वे असल में अपने नागरिकों की जान से खेल रहे थे। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। जेम्स के दखल से, भले ही उसके पास व्यक्तिगत रूप से कोई शक्ति न हो, उसका प्रभाव मिलन की साजिशों को उजागर करने के लिए काफी था। मन में उमड़ते घुमड़ते जबरदस्त भावनाओं के बावजूद एडमिरल मिलन अभी भी एक अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने मौत और युद्ध दोनों देखे थे। उनकी अनुकूलनशीलता और उनकी बुद्धिमत्ता की तुलना बहुत कम लोग कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने सरलता से कहा। चूंकि बेनेट परिवार का कोई सदस्य उनकी पुष्टि कर सकता है, इसलिए यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। महामहिम के आदेशानुसार अनुग्रह अवधि के दौरान प्राप्त खजाने को आप दोनों अपने पास रख सकते हैं। हालांकि उन्हें उनकी योग्यताओं और नामों के साथ ठीक से पंजीकृत कराना होगा। इसके अलावा अब से जोन से आपको मिलने वाले पुरस्कार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से साम्राज्य की संपत्ति माने जाएंगे। बदले में आपको असेंशन पॉइंट मिलेंगे जिनका उपयोग आप उन्हें वापस खरीदने के लिए कर सकते हैं। बेशक, चूंकि वे आपके प्रयासों से अर्जित किए गए थे, इसलिए यदि आप उन्हें वापस खरीदना चुनते हैं तो आपको छूट मिलेगी। लियोनेल ने इन सारे नियमों और विनियमों को सुनते हुए मन ही मनाह भरी। आखिरकार साम्राज्य को सबसे ज्यादा चिंता नियंत्रण की थी। वे पृथ्वी पर आने वाले हर खजाने का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, और एडमिरल मिलन की नज़र कितनी बार उत्सुकता से उनके हाथ में रखे घन पर पड़ी थी, ये देखते हुए मामला इतना आसान भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... बाकी के लिए मैं जेम्स को इसे समझाने की इजाजत दूंगा। ये खतरे का दौर है, लेकिन अवसर का भी। आप दोनों के लिए ऊपर चढ़ना असंभव नहीं है। एडमिरल मिलन के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन लियोनेल ने केवल सम्मानपूर्वक मुस्कुराकर एडमिरल को धन्यवाद दिया और फिर जेम्स के साथ पंजीकरण के लिए चला गया। ये पंजीकरण प्रक्रिया संभवतः इसलिए है ताकि साम्राज्य उन प्रतिभाओं को पकड़ सके जो उनकी अपनी ही चालों के कारण चूक जाती हैं। उस स्थिति में ये बुरी बात नहीं होगी यदि वे मेरी क्षमता की संभावना को नहीं देख पाते। लियोनेल के विचार सरल थे। जोन में कौन बता सकता था कि क्या हुआ? क्या उसके हाथ में कलाई घड़ी और उसके पीछे चलने वाली टीम ही एकमात्र चीज नहीं थी जो बता सकती थी? दूसरी समस्या आसानी से सुलझ गई। उसे बस उन्हीं लोगों के साथ अंदर जाना था जिन पर उसे भरोसा था। पहली समस्या थोड़ी ज्यादा जटिल थी। अगर उसका पंजीकरण सही रहा तो साम्राज्य उस पर नजर रखेगा।
वे उसे एक उच्च स्तरीय कलाई घड़ी देंगे जो जोन को ज्यादा सटीकता से पढ़ सकेगी। ऐसे में उसके लिए मिलने वाले इनामों को छिपाना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि अगर उसे इस तरह के प्रयास के अयोग्य समझा गया तो उसे यह निम्न स्तरीय उपकरण रखने की अनुमति दी जाएगी। संदर्भ के लिए, ये वही उपकरण था जिसने शुरुआत में माया मकबरे को एफ ग्रेड दिया था। क्या होगा अगर साम्राज्य को लगे कि उसे केवल एफ ग्रेड पुरस्कार मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में उसे सी ग्रेड या उससे भी उच्चतर खजाने मिल रहे थे? इसके फायदे सोचे जा सकते हैं। वह समय का इंतजार कर सकता था और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। दुर्भाग्य से वास्तविकता क्रूर थी। बीप। विषय आइना ब्रेजिंगर। क्षमता नाम निर्दिष्ट नहीं। क्षमता प्रकार उपचार। क्षमता ग्रेड त्रुटि अनिर्धारित। क्षमता का अनुमान लगाने में असमर्थ। बीप। विषय लियोनेल मोरालेस। क्षमता नाम निर्दिष्ट नहीं। क्षमता प्रकार संवेदी। क्षमता ग्रेड त्रुटि अनिर्धारित। क्षमता का अनुमान लगाने में असमर्थ। जेम्स की हंसी की आवाज आने से पहले ही सिटी हॉल की इमारत मानो रुक सी गई थी। हा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और भाभी उन वेरिएंट क्षमता वाले राक्षसों में से दो हैं। अब हम देखेंगे कि कौन मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके थे कि लियोनेल की वर्तमान अभिव्यक्ति कितनी उदास थी। अंत में लियोनेल बस आहें भर सका। उसने सोचा भी नहीं था कि इस नगर निगम के स्कैनर गलत अनुमान लगाने के बजाय उन्हें वेरिएंट श्रेणी में डाल देंगे। ये लियोनेल की सबसे बुरी स्थिति से भी बदतर माना जा सकता है। जेम्स के अनुसार वेरिएंट वे व्यक्ति थे जिनकी योग्यताएं एस ग्रेड से ऊपर थीं। उन्हें मापने के लिए पर्याप्त सटीक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें एक साथ ही रखा जा सकता था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन सभी व्यक्तियों पर स्पॉटलाइट्स की नजर रखी गई थी। मेटामॉर्फोसिस के शुरुआती चरण में जीवित बचे लोगों में से कुछ दर्जन ही ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की छिपी हुई श्रेणी हासिल की। ये संख्या ज्यादा तो नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन कम भी नहीं थी। चूंकि ग्रेड बहुत अस्पष्ट था, इसलिए इस वेरिएंट शीर्षक वाले लोगों के बीच ताकत में स्पष्ट अंतर था, लेकिन ये अंतर अक्सर स्पष्ट नहीं होते थे, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। पृथ्वी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, इसलिए भविष्य में क्या होगा ये समझना अभी भी मुश्किल था। लियोनेल गोलाकार फैराडे पिंजरे जैसे उपकरण से बाहर निकला। ये गोलाकार धातुओं के कई अलग अलग टुकड़ों से बना था, जो दो बिंदुओं पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तब तक फैले हुए थे जब तक कि वे एक गेंद का आकार नहीं बना लेते थे जो इतना बड़ा था कि 10 लोग एक साथ उसमें प्रवेश कर सकते थे। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई मनुष्य नहीं है जो स्टील की गेंद से बाहर निकला है, बल्कि वह एक हैमस्टर है जो अपने हैमस्टर व्हील से गिर गया है। लियोनेल को ध्यान का केंद्र होने का एहसास कोई नई बात नहीं थी। अगर यह भयावह घटना न होती तो शायद हर हफ्ते करोड़ों प्रशंसक उसे फुटबॉल खेलते हुए देखते। लेकिन फिर भी यह एक अजीब सा एहसास था। सबसे अजीब नजरें उन लोगों की थीं जो लैब कोट जैसे दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे। रॉयल ब्लू प्रांत की सबसे प्रतिष्ठित शोध प्रयोगशाला ब्लू पल रिसर्च एंड लैब्स का प्रतीक चिन्ह उनके कॉलर पर कढ़ाई किया हुआ था। वे ताजे मांस के टुकड़े को घूरते हुए भूखे जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं लग रहे थे। उनके जैसे वैज्ञानिकों के लिए मेटामॉर्फोसिस क्रिसमस पर किसी बच्चे को दिए गए तोहफे जैसा था। उनमें से कौन इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे के सच को उजागर नहीं करना चाहता था? इंसानों में भले ही बहुत से अच्छे गुण न हो, लेकिन एक बात तो थी कि वे जिज्ञासु थे और उन्हें इस जिज्ञासा से मुक्ति पाने की एक अदम्य इच्छा महसूस होती थी। दो वेरिएंट्स का अध्ययन करने का अवसर मिलना अकल्पनीय था। वे उत्साहित कैसे न होते? उस समय वैज्ञानिक जो पहले से ही आईना पर आक्रमण कर चुके थे, दो भागों में बंट गए और लियोनेल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। लियोनेल मोरालेस है ना? सोचो तो तुम भी वेरिएंट होगे। मुझे 1 महीने तक तुम्हारी मस्तिष्क तरंगों पर नजर रखने दो। बदले में मैं तुम्हें रोजाना 10 असेंशन पॉइंट दूंगा। इस बुढ़े की बात मत सुनो। सुनो सुनो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम यह माइक्रो कैमरा पहनो ताकि मैं तुम्हारी लड़ाइयों पर नजर रख सकूं और उन्हें रिकॉर्ड कर सकूं। तुम्हें इसे हर समय पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तब जब तुम किसी मिशन पर निकलो। बदले में मैं तुम्हें रोज 5 असेंशन पॉइंट दूंगा। ये बूढ़े मूर्ख सिर्फ आपस में लड़ना जानते हैं। तुम तो संवेदी किस्म के हो, है ना? तुम मेरे शोध के लिए बिल्कुल सही हो। इन बेवकूफों के उलट जो मानते हैं कि तुम सिर्फ लैब यानी हम में से किसी एक के लिए एक सम्मानजनक परीक्षण विषय हो सकते हो, मुझे तुम्हें साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है।
मैं बस एक डिवाइस पर काम कर रहा हूँ, उस पर मदद के लिए हफ्ते में एक बार तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। सफेद लैब कोट पहने पागलों की आवाज सुनकर लियोनेल के होंठ फड़कने लगे। आयना भी इस सब से शर्मिंदा लग रही थी। उसके गालों पर हल्की लालिमा थी और वह उनकी नजरों से बचने के लिए जमीन की ओर देख रही थी। ऐसा नजारा देखकर लियोनेल को उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने का मन हुआ। तुम पागलो, क्या तुम में जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? दुर्भाग्य से जेम्स की बात अनसुनी हो गई। वैज्ञानिकों ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। तभी किले के सिटी हॉल के बेसमेंट में कुछ और मेहमान आ गए। एक बड़ी लिफ्ट के उतरने की आवाज सुनाई दी और फिर उसके मोटे स्टील के दरवाजे धीरे धीरे खुले और कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं गंभीर भाव लिए हुए दिखाई दिए। उनकी निगाहें भूमिगत प्रयोगशाला से होते हुए आयना और लियोनेल पर पड़ी, जिन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। उनमें से लियोनेल ने आसानी से टियर 5 एडमिरल मिलन को पहचान लिया। इस बार उसके शांत लेकिन सख्त चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। उसे साफ पता था कि लियोनेल और आयना के वेरिएंट होने के बाद उसने कितना बड़ा मौका गंवा दिया था। हालांकि वह ये भी जानता था कि आखिरकार यह बात सबके सामने आ ही जाती और उसका परिवार ऐसी प्रतिभाओं को अपने पास रखने के काबिल नहीं था। हालांकि उनमें सबसे आगे एक चौड़े कूल्हों वाली महिला थी जिसने घुटनों तक की टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे हुए थे और उसके नाजुक चेहरे उसके चश्मे के फ्रेम के पीछे मुश्किल से छिप रहे थे। उसकी स्कर्ट की तरह उसका ब्लाउज भी उसके उभारों से कसकर चिपका हुआ था, मानो उसकी छाती के उभरे हुए उभारों को बमुश्किल ही संभाल पा रहा हो। हालांकि वह दृश्य क्लिपबोर्ड की वजह से आंशिक रूप से अस्पष्ट था जिसे उसने अपने पास रखा था। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, वो तो बस एक सेक्रेटरी थी। दरअसल उसकी कमर पर लटके पहचान पत्र ने इस अंदाजे को और भी साफ कर दिया। यद्यपि वह एक असाधारण सुंदरी थी, एक ऐसी सुंदरता जो जोन से कम नहीं थी, चाहे कोई उसे किसी भी दृष्टि से देखे, फिर भी उसे टियर 5 अधिकारियों के इस छोटे समूह का नेतृत्व करने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए था। 2 महान प्रतिभाएं हमारे रॉयल ब्लू फोर्ट में शामिल हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सेक्रेटरी हल्के से मुस्कुराई, उसके चेहरे ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उसने लियोनेल की ओर नजर घुमाने से पहले उत्सुकता से आयना को देखा, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वह युवक भी उत्सुकता से उसे ही देख रहा था। उसके अंदाजे से एक 18 साल के लड़के को इस वक्त अपने होठों से टपकती लार को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वह इतनी शांति से उसकी नजरों से कैसे मिल सकता था? क्या शायद वह औरतों को इस नजर से नहीं देखता था? यद्यपि वह ऐसा सोचती थी, लेकिन एक महिला के रूप में उसके स्तर पर किसी के लिए भी उसके भावों से उसकी भावनाओं को पढ़ पाना असंभव था। अरे मेरी तरफ देखो, मैं अपना परिचय देना भूल गई। मैं हूं माया, रॉयल ब्लू प्रांत की सचिव मार्क्विसेट। मुझे युवा जूनियर गवर्नर ड्यूक की निजी सहायक माना जा सकता है, इसलिए मैं उनकी ओर से यहां न आने के लिए क्षमा चाहती हूं। हालांकि इस समय वे एक रेड जोन पास करने की प्रक्रिया में हैं। लियोनेल को अचानक समझ आ गई। सेक्रेटरी मार्क्विसेट, ये टियर 6 का आधिकारिक पद था। गवर्नर ड्यूक्स भी बस एक ही लेवल ऊपर थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे सभी इस महिला का इतना सम्मान करते थे। लियोनेल ने कभी सोचा भी नहीं था कि सेक्रेटरी मार्क्विसेट इतनी जवान होंगी। अब उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे सेक्रेटरी इसलिए सामान्य लग रही थी क्योंकि उसकी नज़र से उसके कुल्हे पर लगे टैग का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लियोनेल मोरालेस हूँ, लियोनेल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। आयना ने विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से अपने शांत स्थिर स्वभाव में लौट आए हो। लियोनेल सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी जल्दी कैसे भावुक हो गई। एक पल वह उस पर चिल्ला रही थी, अगले ही पल कह रही थी कि वह बदबूदार है, अगले ही पल वह शर्मा रही थी, और अगले ही पल वह मानो ईंट की दीवार बन गई थी। महिलाएं वास्तव में पुरुषों के लिए अभिशाप थीं। चून की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, अब हमें जरूरी काम पर आना चाहिए। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जब तक राजधानी उचित जवाब नहीं भेजती, तब तक आप दोनों को किसी भी जोन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। असेंशन प्रांत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रक्रिया में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। हालांकि लियोनेल अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह उस मासूम लड़के जैसा लग रहा था जिसने इतने महीनों तक जोन और उसके साथियों को बरगलाया था। राजधानी द्वारा इस तरह के समय को रोकने के 2 कारण थे। एक तो ये कि वे उसकी वृद्धि को धीमा करना चाहते थे। शक्तिशाली प्राणी पृथ्वी के हित में थे, लेकिन समय बीतने के बाद उनके अस्तित्व को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।
पृथ्वी की वर्तमान तकनीक शायद लियोनेल को अभी बिना किसी समस्या के कब्र में डाल सकती थी, लेकिन 1 साल या उससे ज्यादा समय बाद भी ये सच होगा या नहीं, यह अभी अज्ञात था। दूसरा कारण कम भयावह था। हो सकता है कि उन दोनों को एक साथ बिठाने में इतना समय लग जाए। उन उपकरणों को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लियोनेल के पास उस समय अपने हाथ में बंधी कलाई घड़ी को संभालने की कोई क्षमता नहीं थी। अब भी वह उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था, उतारना तो दूर की बात है। अगर इसे निम्न स्तर माना जाता था तो कौन जाने उन उच्च स्तर की घड़ियों में कितना कुछ छिपा होता होगा। लियोनेल सोच भी नहीं सकता था। लियोनेल के भड़कने की एक और वजह भी थी, इस तथ्य के अलावा कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। भले ही वह जोन्स में प्रवेश न कर सका, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास आगे बढ़ने के और तरीके नहीं थे। क्या इसका मतलब यह है कि हमें उन महीनों तक बेकार बैठना पड़ेगा? लियोनेल ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर लियोनेल को पता भी था कि गुस्सा करना मूर्खता है, तो ये दिखावा करना और भी ज्यादा मूर्खता होगी कि कुछ भी गलत नहीं है। अगर उसने कोई असंतोष नहीं दिखाया तो यह और भी संदिग्ध होगा। बिल्कुल नहीं, माइया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। भले ही आप जोन में प्रवेश न कर पाएं, फिर भी हमें इनवैलिड्स को बाहर निकालने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। हमारा प्रांत जितनी जल्दी फिर से सामान्य रूप से चलने लगे उतना ही अच्छा है। आप और मिस आइना जैसे लोग ही ऐसे प्रयासों की रीढ़ होंगे। लियोनेल के अंदर का तिरस्कार और गहरा गया। जब तक वह धरती पर था और किसी उपायामी क्षेत्र से अतीत में नहीं भेजा गया था, तब तक उसकी कोई भी हरकत उनसे कैसे छिपी रह सकती थी। लियोनेल को तब भी हैरानी नहीं होती अगर वे उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक उपग्रह भी नियुक्त कर दें। मेरा अपना निजी उपग्रह, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लियोनेल ने अपना मूड ठीक करने की कोशिश में खुद से हल्का फुल्का मजाक किया। कुछ और खाली शब्दों के दौर के बाद मैया ने अन्य टियर 5 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और पंजीकरण प्रक्रिया के शेष भाग की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। जैसे जैसे रात ढलती गई, लियोनेल के रहस्य उजागर होते गए, जिससे वह और अधिक असहज होता गया। अंत में मैया की सुगंध उसके लिए किसी जहरीले सांप की जहरीली गैस जैसी हो गई। वह लगभग उसके कूल्हे से चिपकी हुई थी, उसके हाव भाव को ध्यान से पढ़ रही थी, मानो ये जानने की कोशिश कर रही हो कि वह कुछ और तो नहीं छिपा रहा। लियोनेल कुछ बातें छिपाना चाहता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। सच तो यह है कि उसे पता था कि उसके पास कुछ छूट हो सकती है। उदाहरण के लिए एम्पायर के स्कैनर्स को एस ग्रेड और उससे ऊपर की चीजों की गुणवत्ता का आकलन करने में दिक्कत होती थी। अगर ऐसा ना होता तो मोटे तौर पर वेरिएंट ग्रेड का अस्तित्व ही क्यों होता? यदि लियोनेल वास्तव में चाहता तो वह कुछ उच्च स्तरीय खजानों को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचा बताकर छोड़ सकता था और यह बहाना बना सकता था कि उसने उनके लिए अपने निम्न स्तरीय पुरस्कारों का व्यापार किया था। हालांकि लियोनेल ने ऐसा न करने का निर्णय 2 कारणों से लिया। सबसे पहले, उसे इन बातों को छुपाने में कोई भरोसा नहीं था। उस जमाने की तकनीक की तो बात ही छोड़िए, कुछ 100 साल पहले की तकनीक भी इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता था। लियोनेल इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि वह अपवाद है। अनगिनत आंखों और कैमरों की नजरों से लगातार बचता रहना उसके लिए कैसे मुमकिन था? आखिरकार झूठ बोलने के बदले में मिलने वाले प्रतिशोध के डर से उसे उन पुरस्कारों का इस्तेमाल कभी न करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये सौदा उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये पुरस्कार उसके लिए बहुत उपयोगी थे। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा भयावह संभावना थी। क्या होगा अगर साम्राज्य अनभिज्ञता का नाटक कर रहा हो? क्या उन्होंने ऐसा एक बार पहले ही नहीं किया था? उन्हें साफ पता था कि यह कायापलट होने वाला है, वरना उनकी कलाई घड़ियां जोन्स का विश्लेषण नहीं कर पाती। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कौन कह सकता था कि उनके जांच उपकरण उनके द्वारा प्रदर्शित उपकरणों से कई गुना बेहतर नहीं थे, और इसके बजाय वे खतरनाक तत्वों और संभावित गद्दारों को बाहर निकालने के लिए कुछ चीजों को गुप्त रख रहे थे। ऐसे विचारों से लियोनेल के दिल की ठंडक और भी बढ़ गई। तो फिलहाल उसने आज्ञाकारी होकर अपने सभी इनामों को निकाला और अपनी पूरी क्षमता से उनका वर्णन किया। यहाँ तक कि जब वह मोंटेज द्वारा दी गई उन 5 वस्तुओं के पास पहुंचा, हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वे क्या हैं, तब भी उसने अपनी पूरी व्याख्या दी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे फोर्स आर्ट में रुचि थी, इसलिए मैंने ये 5 चीजें चुनी। इस क्विल से फोर्स आर्ट बनाया जा सकता है, जबकि ये सामग्रियां फोर्स आर्ट पर आधारित खजाने बनाने में मदद करती हैं। लियोनेल का अनुमान यही था। उसका मानना था कि काले दस्तानों का जोड़ा,
अयस्क और खास चांदी का गोला, सब किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। लियोनेल को इतनी आज्ञाकारिता से इतने सारे खजाने बाहर लाते और एक एक करके उनका वर्णन करते देख माया की अभिव्यक्ति सहज हो गई। हालांकि वह पूरी तरह से नियंत्रण में लग रही थी, लेकिन दो वेरिएंट्स के आने से उस पर बहुत दबाव पड़ा। वह इस बात से अनजान नहीं थी कि ये दौर बदल गया है। व्यक्तिगत ताकत का मतलब पहले से कहीं ज्यादा था। दुर्भाग्य से उसकी अपनी जागृत क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह उससे संतुष्ट थी। लियोनेल का इस बात से हैरान होना गलत नहीं था कि वह इतनी छोटी थी, क्योंकि सच तो ये था कि वह इतनी छोटी नहीं थी। दरअसल उसका 60वां जन्मदिन बहुत जल्द आने वाला था। बेशक लियोनेल को ये बात पता नहीं थी, वरना वह सदमे से बेहोश हो सकता था। इसके अलावा लियोनेल के बारे में उसकी धारणा अभी भी बहुत अच्छी थी और उसे वह बहुत प्यारा भी लग रहा था। इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है, वह उसके साथ अपने पोते जैसा व्यवहार कर रही थी। शायद उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि अपनी युवावस्था में एक 20 साल की युवती के रूप में उसका ये रूप उसे किसी ऐसे युवक पर प्यार लुटाने के बजाय उसके साथ छेड़खानी करने जैसा लग रहा था जिससे वह बेहद प्यार करती थी। आखिरकार लियोनेल ने खेल खत्म कर दिया। उसने कुछ असेंशन पॉइंट्स के बदले अपने कुछ निचले स्तर के खजाने, जैसे कि अपने पिछले जूतों की जोड़ी, भी बेचने का फैसला किया। काफी समय बाद उसे उसके रहने के स्थान पर लाया गया। एक वेरिएंट होने के नाते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रॉयल ब्लू फोर्ट ने उसके साथ कंजूसी नहीं की। दरअसल उसे छिपे हुए शहर के केंद्र के पास एक बड़ी हवेली मिली थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उस जगह का क्या करे। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और भावशून्य होकर छत की ओर देखता रहा। थकान की एक लहर ने उस पर हमला कर दिया। कहा जा सकता है कि लगभग 1 साल में पहली बार उसे इतनी शांति मिली थी। लेकिन विडंबना ये थी कि यह शांति उसे साम्राज्य के इशारे पर आज्ञाकारी रूप से नाचने से मिली थी। यह एक कड़वा मीठा एहसास था। लियोनेल को पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। अगली सुबह जब दरवाजे की घंटी की आवाज ने उसे जगाया, तब उसे एहसास हुआ कि वह सो गया था। समय पर नीचे पहुंचने के लिए उसे विशाल हवेली से लगभग तेजी से गुजरना पड़ा, और वहां उसने देखा कि एक नाजुक सुंदरी, जो काले रंग की सैन्य पोशाक पहने हुई थी और जेबों से भरी हुई थी, उसका इंतजार कर रही थी। चलो कुछ मिशन पर चलते हैं, आयना ने हल्के से कहा। उसकी आवाज सुबह की ओस की तरह ताजा थी। लियोनेल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने पलकें झपकाईं। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी उलझन की झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद थी कि एक बार जब वे वापस आ जाएंगे तो आयना फिर से उससे दूर रहने लगेगी। अब चूंकि वे किसी जोन में नहीं थे और लंबे समय तक किसी जोन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे पीछे छोड़ने का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह असल में सबसे पहले उसे ढूंढने आएगी। आयना वाकई उसके लिए बहुत उलझन भरी थी। क्या वह उससे बचना चाहती थी या नहीं? शायद पेरिस में उसके कहे शब्दों से वह प्रभावित हुई थी, या ये भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि चूंकि वह उसे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लियोनेल भले ही आयना के प्रति इतना आसक्त हो गया हो कि दूसरों की भौहें तन जाएं, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। प्रवेश कोटे के बारे में उसके झूठ बोलने की बात ने उसके अंदर जरूर कुछ हलचल मचा दी थी। लियोनेल का एक हिस्सा यह मानना चाहता था कि वह उसके साथ ज्यादा समय बिताने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन वह इतना घमंडी नहीं था। ज्यादातर मामला उसके परिवार से जुड़ा था। लियोनेल की तुलना में आयना के पास शक्तिशाली बनने की प्रेरणा स्पष्ट रूप से कहीं अधिक प्रबल थी। सबसे संभावित कारण ये था कि वह अपने लिए यथासंभव अधिक से अधिक पुरस्कार चाहती थी। तार्किक रूप से कम लोगों के साथ प्रवेश करना उसके लिए सबसे अधिक लाभदायक था। हालांकि लियोनेल जानता था कि यही सबसे ज्यादा सही जवाब है, फिर भी उसे उससे नफरत नहीं थी। उसने भी जोन में उसकी राय पूछे बिना ही स्वार्थी फैसले लिए थे। इसके अलावा वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उनके पास अकेले ही इसे पार करने की क्षमता जरूर थी। बस एक ही बात थी कि जोन एक अनोखा जोन बनने की कगार पर था, लेकिन आयना को ये बात तब तक पता नहीं थी जब तक वे वहां नहीं पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह ... युवा मिस लियोनेल, जो कई क्षणों तक आयना को घूरता रहा था, एक परिचित आवाज सुनकर चौंक कर जाग गया। यूरी अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाते हुए एक नाजुक महिला की तरह आगे की ओर दौड़ी। लियोनेल ने उसकी ओर देखा, फिर आयना की ओर देखा, फिर एक बार फिर यूरी की ओर देखा। आयना, क्या तुम उससे भाग गए थे? लियोनेल के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, और उसने आयना को चिढ़ाते हुए कहा,
मैंने एक मिशन चुना है जहां तुम्हारा पैराडाइज द्वीप गिर सकता है, तुम उसे देखना चाहोगे, है ना? आयना ने अपने होंठ काटे। लियोनेल की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन ये गुस्से या उदासी की वजह से नहीं थी। वह जानता था कि उसके पिता अब ठीक हैं, इसलिए उसे इस बात की उतनी चिंता नहीं थी। लेकिन आयना को ये बात पता नहीं थी। उसकी इतनी विचारशीलता ने उसके दिल को खुश कर दिया। एक क्षण बाद लियोनेल मुस्कुराए और यूरी की ओर देखा, जो अभी भी पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ रही थी। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने आयना का हाथ थाम लिया। ऐसा लग रहा था कि अब आयना के हैरान होने की बारी है। तो फिर चलो दौड़ें। लियोनेल मुस्कुराया, उसने हवेली के दरवाजे जोर से बंद कर दिए और आयना के हाथ में हाथ डालकर पीछे पीछे सड़कों पर दौड़ता हुआ चला गया। ऐसा नज़ारा देखकर यूरी बस रुक ही गई, उसके नाजुक चेहरे पर पसीने की एक पतली परत जम गई थी। वह एक पल के लिए हाँफने लगी, फिर पैर पटकने लगी, साफ तौर पर हार नहीं मानी। आयना की हरकतों से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। दरअसल उसके सीने में बेचैनी की एक जबरदस्त भावना उमड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मिस, बाहर बहुत खतरा है। यूरी के शब्द किसी अति नियंत्रणकारी नौकरानी की बेतुकी बकवास जैसे लग रहे थे। लेकिन सिर्फ वह और आयना ही जानती थी कि उसकी चिंताएं बेवजह नहीं थीं, क्योंकि इस खतरे का इनवैलिड से कोई लेना देना नहीं था। तारांकन तारांकन। घंटों बाद भी लियोनेल की बेकाबू मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी। लेकिन इस मुस्कान का आयना के साथ होने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसका सब कुछ उस गाड़ी से था जिसमें वे बैठे थे। लियोनेल ने उत्साहपूर्वक गैस पेडल दबाया और खुशी से इमारतों के मलबे के बीच से गुजरा। उसे कभी गाड़ी चलाना सीखने का मौका नहीं मिला था। घनी आबादी वाले शहरों में कारें बहुत दुर्लभ थीं। सब कुछ बेहद महंगे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर था। इसलिए जब लियोनेल को पता चला कि वह अपने विशेषाधिकारों के कारण इन बख्तरबंद जीपों में से एक को निकाल सकता है, तो वह खुशी से उछल पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चला सकते? एना ने शायद 12वीं बार पूछा। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, लियोनेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आयना चाहती थी कि काश उसके पास और भी सीट बेल्ट होती। पिछले 3 घंटों में लियोनेल का लगभग पहुंच ही गया वाला जवाब ही उससे मिला था। ये शब्द अब अपने सारे अर्थ खो चुके थे। इस समय वह बस यही कसम खा सकती थी कि चाहे लियोनेल बच्चों की तरह मुंह बनाए, वह ही उन्हें वापस ले जाएगी। वह गिनती भूल चुकी थी कि कितनी बार जीप लगभग पलट गई थी। खुशकिस्मती से इस बार लियोनेल झूठ नहीं बोल रहा था। वे 5 मिनट से भी कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन वहां एक ऐसा मलबा पड़ा था जिसने लियोनेल के चेहरे से मुस्कान गायब कर दी। ये कहा जा सकता है कि कभी शानदार रहा ये शहर अब अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अब तक लियोनेल ने स्वर्ग द्वीप के मलबे को नहीं देखा था। इसे केवल विनाशकारी ही कहा जा सकता है। किसी गिरे हुए उल्कापिंड के गड्ढे की तरह आसपास का कई 100 मीटर हिस्सा जमीन में गहराई तक धंस गया था। इमारतों के अवशेषों की तो बात ही छोड़ दें, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि संरचनाओं के टूटे हुए अवशेष, जिनका मूल स्वरूप समझना असंभव था, बेतरतीब और बेरोकटोक बिखरे पड़े थे। हवा में सड़न की हल्की सी गंध फैली हुई थी। शुरुआत में तो ये साफ नहीं थी और कुछ ही पलों में इसकी आदत पड़ जाती, लेकिन यही वह चीज थी जिसने लियोनेल को इतना घुटन भरा एहसास कराया। वह बस यही सोच पा रहा था कि यहाँ मरने वालों की लाशें शायद इतनी भी नहीं थीं कि उनसे इतनी तेज और स्पष्ट गंध आ सके। मरने के बाद भी उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप नहीं छोड़ी। लियोनेल ने जीप के पहिए को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके टूटते प्लास्टिक और उसके सफेद होते हाथों की आवाज सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। अक्षम्य, ये सचमुच